हाँ जी, मेरे सीए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम दो बातें करेंगे कि सर अभी एग्जाम के पहले जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए। एकदम मतलब इनपुट कम डाले, आउटपुट बहुत ज्यादा निकले, एक स्मार्ट अप्रोच। दूसरा, एग्जाम के एक दिन पहले हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हमको सारी चीजें करनी होनी है। तो मैं बताना चाहता हूं, एक फेमस कोट है जिसपे बोला गया, यू मस्ट हैव जैक ऑफ ऑल एंड एक्सपर्टाइज इन सम। यानी कि आपको पता सब कुछ होना चाहिए लेकिन कुछ जगह में आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सेम कोट को फॉलो करते हुए हम इस एग्जाम की तैयारी करेंगे, सीए इंटर लॉ नवंबर 23 की। आइए मैं बताना चाहता हूं। इस पे आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ के लेना कि भाई आपका एटलीस्ट एक बार प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस हो गया है और एक बार आपने इसका रिवीजन करके ले लिया। मैं उम्मीद करता हूं इस हालात में आप रहेंगे ही अभी कि एक बार पूरा सिलेबस हो गया और आपने रिवीजन कर लिया। अब मैं आपको अपने कुछ बुलसाई प्रो के इनिशियल पेजेस में लेके जाना चाहता हूं। ये मेरे बुलसाई प्रो के हर चैप्टर का इनिशियल पेज है। मैंने हर सेक्शन को एक स्टार मार्किंग दी है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है और इंपॉर्टेंट सेक्शन की लिस्ट यहां दी है। अब आप खुद समझो, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास। चैप्टर नंबर 1 पे हमारे पास एक तो शॉर्ट टाइटल होता है, एप्लीकेबिलिटी होती है और ये सारी चीजें, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें डेफिनेशनल क्लॉज होते हैं जिसमें आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है इन क्लॉज में। स्मॉल कंपनी में हाल पे वो जो 4 करोड़ और 40 करोड़ का अमेंडमेंट आया उसमें क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो ये कुछ सेक्शन है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सुनना। इंस्टीट्यूट हमेशा कौन से टॉपिक में, कौन से सेक्शन में और कौन से कंसेप्ट में फोकस करेगा जहां से वो ट्रिकी क्वेश्चन बना सकता है। सिंपल, बहुत सिंपल। जहां से ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे वहां पे फोकस ज्यादा रहेगा। यानी कि सर हमारा भी फोकस उन्हीं कंसेप्ट, उन्हीं सेक्शन और उन्हीं टॉपिक में होना चाहिए जहां पे मसाला है, जहां पे ट्रिक है। ये चीज मैं फाउंडेशन से आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि यार देखो, जो चीज बहुत सिंपल है, जिसपे कोई ट्रिक नहीं है, जहां पे कोई मसाला नहीं बन सकता, जो कंसेप्ट बड़ा इजी है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो उस पे इंस्टीट्यूट कभी भी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, इंस्टीट्यूट को आपके ऊपर मेहरबान होना रहेगा तो हो सकता है पूछ लिया जाए, बट वो वैसे कंसेप्ट रहेंगे जो आप ना भी पढ़ें तो आपको बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे ट्रिकी क्वेश्चन किस पे बन सकता है, मैं कहता हूं सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर हम 85 पढ़ रहे हैं। अभी 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट आई है। तो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, आपको पता होगा कि पेड अप शेयर कैपिटल जो 4 करोड़ है वो हमको करंट ईयर का देखना रहता है, लेकिन टर्नओवर हमको इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का देखना होता है, 40 करोड़ का। हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 40 करोड़ ये दोनों करंट ईयर का बताए और साथ साथ में ये भी बता दे कि कंपनी का पिछले साल 50 करोड़ का टर्नओवर था। अब यहां पे स्टूडेंट घूम सकता है कि हाँ भाई, उसने करंट ईयर का 4 करोड़ देखा, यहाँ पे 40 करोड़ देखा, उसने ध्यान नहीं दिया कि पिछले साल का टर्नओवर देखना जो कि 50 करोड़ है और ये कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर है। ऐसे कोई ट्रिक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपको बना के देगा। और बताता हूं, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 85 के अंदर, अब ये स्मॉल कंपनी का मान लो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती कोई कंपनी और वो स्मॉल कंपनी के ब्रैकेट में आ रही है। आपको ख्याल होगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है। स्मॉल कंपनी को, ओपीसी को और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप है, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट ना बनाना पड़े, यानी कि ये नहीं भी बनाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, रिलैक्सेशन है एक प्रकार की। तो हो सकता है आपको बता दिया जाए कि भाई ये फलानी कंपनी है, इसका इतना पेड अप शेयर कैपिटल है, इसका इतना टर्नओवर है। बताइए पहली बात तो ये स्मॉल कंपनी है कि नहीं है, और दूसरा ये बताइए क्या इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी बनाना पड़ेगा क्या। तो जहां पे थोड़े से ना टेक्निकल कंसेप्ट हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो टेक्निकलिटी मॉडरेट भी हो सकती है, वो टेक्निकलिटी थोड़े से एक्सट्रीम भी हो सकती है, बराबर है क्या। अब आपको ये समझना है कि कैसे आपको अप्रोच करना है, तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जैसे कि ये सारे सेक्शन है प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर आप मुझे एक बात बताइए, प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्या इंस्टीट्यूट आपसे डेफिनेशन पूछने वाला है? नहीं, वो आपको जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है कि अभी पब्लिक कंपनी है
इसके इतने सारे मेंबर हैं, उसमें कुछ एम्प्लॉय हैं, उसमें कुछ एक्स एम्प्लॉय हैं, अभी वो पब्लिक कंपनी अपने को कन्वर्ट करना चाह रही है, तो बताइए उसको नंबर ऑफ मेंबर रिड्यूस करना पड़ेगा क्या? कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है जहां पे मसाला बन सकता है। तो यहां पे आपको कोई प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, कब किसको 200 की लिमिट में काउंट करना है नहीं करना है उस पे, यानी कि प्राइवेट कंपनी में आपका मेन फोकस होना चाहिए जहां पे मसाला है, जहां पे टेक्निकलिटी है कि हाँ भाई कब मेंबर्स को गिनना है 200 की लिमिट में, कब उनको नहीं गिनना है, वो जो एक्स एम्प्लॉय पास्ट और प्रेजेंट होते हैं ना उनको। अब देखो स्मॉल कंपनी है, तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन टेक्निकलिटी किधर आती है कि टर्नओवर पिछले साल का देखना है, और टेक्निकलिटी किधर कि भाई आपको कुछ नहीं बताएगा, एक कंपनी का नाम दे देगा अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड है, अब जानबूझ के देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, लिमिटेड। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, पेड अप शेयर कैपिटल जानबूझ के 4 करोड़ और टर्नओवर जानबूझ के 40 लगाएगा। आपको लगेगा अरे यार पिछले साल का टर्नओवर भी 40 है, पेड अप शेयर कैपिटल भी 40 है, ठीक है बोले ये स्मॉल कंपनी है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या अगर ये स्मॉल कंपनी है, इफ यस, तो क्या इसको मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है? आप बोलोगे हाँ भैया ये स्मॉल कंपनी भी है, और क्योंकि स्मॉल कंपनी है तो इसको मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपने ये हड़बड़ी में ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लिखा हुआ है। हो सकता है इसमें और चीजें घुमा दे, इसको किसी का होल्डिंग सब्सिडरी बना दे, क्योंकि होल्डिंग सब्सिडरी भी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने सारे अपने बुलसाई प्रो के अंदर इनकॉर्पोरेट करके रख दिया, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं उसके अंदर। ये उन्हीं के इनिशियल पेजेस हैं, बराबर। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन जो है मैंने जानबूझ के इसके अंदर डाली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई डेफिनेशन आपको पूछने नहीं वाला है कि बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन। ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो उसमें दिखेगा कि भाई इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आता है, और स्मॉल कंपनी, ओपीसी और स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को बनाने की जरूरत नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो स्मॉल कंपनी को आप सही तरीके से आंसर तब कर पाओगे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्लियर है, बराबर। सो दिस आर द स्मार्ट अप्रोच कि यार स्मॉल कंपनी में कितनी टेक्निकल कंसेप्ट पूछ सकता है, उनकी चीजों को मैं कवर कर लूं। अब ये जो रिलेटेड पार्टी है, लिस्टेड कंपनी, फॉरेन कंपनी। लिस्टेड कंपनी में हाल पे अमेंडमेंट आया था कि वैसे तो आप लिस्टेड ही हो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के बेसिस में आपने फलानी सिक्योरिटी लिस्ट कराई तो आप लिस्टेड नहीं हो, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब ये जो फॉरेन कंपनी है, मुझे एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा है, अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना फॉरेन कंपनी को, फिर भी आपको आंसर बनेगा। लेकिन किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते वो मैंने डाले हुए कि भाई इंटर लेवल पे किस प्रकार के फॉरेन कंपनी में क्वेश्चन बन सकते हैं। डेफिनेशन अपने को पता है, बट किस प्रकार के, तो ये अपने को यहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। सो दिस आर द सेक्शन। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूं। अब जैसे ये चैप्टर नंबर 2 है, बराबर। तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने ऐसे 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार कर दिया। बात को समझना ध्यान से। सेक्शन नंबर 19 जो है ना, सेक्शन नंबर 19 बोलता है कि भैया सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग में शेयर नहीं लेगी, होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी को ना शेयर अलॉट करेगी ना ट्रांसफर करेगी, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है कि कब सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग में शेयर ले सकती है, बराबर। जैसे कि उसमें लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टी की कैपेसिटी में, या सब्सिडरी बनने के पहले उन्होंने कोई शेयर लिए थे वो रख सकती है। अब इसमें एक और प्रोविजो आता है, प्रोविजो नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 1 का, कि कहता है इसमें वोटिंग राइट किस पे मिलेगी, क्योंकि आप शेयर तो होल्ड करने दे रहे हो सब्सिडरी को लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में, ट्रस्टी की कैपेसिटी में, और आपके सब्सिडरी बनने के पहले वाले में। तो बोले वोटिंग राइट सिर्फ 2 कैपेसिटी मिलेंगे, एलआर के केस में और ट्रस्टी के केस में। वोटिंग राइट आपको नहीं मिलेगा उन शेयर्स पे जो आप सब्सिडरी बनने के पहले लिए थे, ठीक है सर, माना। अब देखो इसमें ट्रिक क्या बन सकती है। अपने को क्या बोला कि आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा उन शेयर्स पे जो आपने सब्सिडरी बनने के पहले लिए थे, एक ही राइट को रिस्ट्रिक्ट किया है। अब क्वेश्चन आपको ये दे देगा, पता है क्या, कि ना सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी ने सब्सिडरी बनने के पहले कोई शेयर्स लिए थे। अब जो होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी जो है, सब्सिडरी ने होल्डिंग में शेयर्स लिए थे सब्सिडरी बनने के पहले, अब होल्डिंग कंपनी राइट इश्यू ला रही है। अब होल्डिंग कंपनी राइट इश्यू ला रही है तो भैया अलॉट तो नहीं करेगी शेयर, क्योंकि अलॉटमेंट का मना है। अब मान लो होल्डिंग कंपनी बोनस शेयर ला रही है, तो प्रश्न आता है कि सर आपने वोटिंग राइट के लिए रिस्ट्रिक्ट किया, माना, ठीक है। अब मान लो कंपनी राइट इश्यू ला रही है, मान लो कंपनी बोनस इश्यू ला रही है, तो क्योंकि सब्सिडरी ने होल्डिंग में ऑलरेडी शेयर रखे थे, तो क्या राइट इश्यू में और बोनस इश्यू में इनका भी हक रहेगा? द आंसर इज यस। आपको रिस्ट्रिक्ट किया गया वोटिंग राइट से,
इस पे और इस पे आप शेयर जरूर एक्वायर कर लोगे, लेकिन उन शेयर में कोई वोटिंग राइट ही नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली अपना कंसेप्ट क्लियर है कि भाई तूने शेयर लिए थे, उसके बेसिस में तेरे को वोटिंग राइट नहीं मिलेगी, तो तू जो शेयर लिया था उसके बेसिस में राइट इश्यू, बोनस इश्यू मिलेगा, लेकिन अगेन इन शेयर्स में वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के ट्रिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे जहां पे मसाला बन सकता है, बराबर है क्या? तो आप खुद समझो, पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको बताना चाहता हूं किधर मसाला बनता है, आप मुझे बताइएगा। क्या सेक्शन नंबर 3 में कहीं मसाला बनता है? 3 में टोटल 2 सब सेक्शन है, उसमें यही बताया कि मेंबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना है और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए। मसाला किधर बनेगा मैं आपको बताता हूं। इसके लिए रूल है, रूल नंबर 3 है, उसके 6 सब रूल है। अब 1, 2 और 3, ये 3 रूल है। पहला रूल बोलता है ओपीसी बनाने के लिए कौन पर्सन एलिजिबल है और उसका नॉमिनी कौन बन सकता है। सेकंड में बोलता है कि एक व्यक्ति ओपीसी के रिलेशन में कितनी ओपीसी में मेंबर बन सकता है और कितनी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। और तीसरा बोलता है कि मान लो आप एक जगह नॉमिनी थे और एक जगह आप मेंबर थे, तो जहां पे आप नॉमिनी थे उसकी वजह से आप क्या बन जाते हो? मेंबर बन जाते हो। तो क्या होगा? क्योंकि आप एक से ज्यादा ओपीसी में मेंबर नहीं बन सकते, तो जितने भी मसालेदार कंसेप्ट बन सकते हो कहां बनेंगे? 1 में, 2 में और 3 में। 4, 5, 6 में मजाक है, 4 में बोल रहा है कि माइनर ओपीसी का ना मेंबर बनेगा ना नॉमिनी बनेगा। फिर वो बोल रहा है सेक्शन 8 कंपनी कभी कन्वर्ट नहीं होगी, तो इस पे आ सकता है क्वेश्चन कि भैया ओपीसी बनी थी और ओपीसी को ना सेक्शन 8 कंपनी में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं करके, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो जहां जहां पे भी मसाले बन सकते हो, अब सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में और 2 में कोई दम ही नहीं है। वो 1 और 2 में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर बताया है, 2 के अंदर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी बताई है और 1 के प्रोविजन में बताया कि एक नॉमिनी होना चाहिए, तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो मसाला किधर बन सकता है? मसाला बन सकता है रूल नंबर 1, 2, रूल नंबर 3 के सब रूल 1, 2, 3 या 4 या 5 में कि माइनर बन सकता है कि नहीं नॉमिनी, इन सब में। तो आपका फोकस क्या रहना चाहिए? जहां जहां मसालेदार टॉपिक है, जिसके सारे क्वेश्चन मैंने अपने बुलसाई प्रो पे डाल के रखे हुए, उनको आप पकड़ के रखो अच्छे से। और जहां जहां पे भी आपको थोड़े कंफ्यूजन आ रहे हैं, वहां पे आप थोड़ा ज्यादा समय दो, उसको मार्क करके रख लो, स्टार मार्क करके रख लो कि ना ये वाली लिमिट में भूल रहा हूं, ये वाला ना कंसेप्ट में भूल रहा हूं, तो एग्जाम में इसको तो मुझे अलग से देख के जाना ही है एक दिन पहले, क्योंकि ये मसालेदार भी है और मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकता हूं। हर बच्चा अलग अलग टॉपिक में अलग अलग सेक्शन में कंफ्यूज हो सकता है, ऐसा नहीं कि हर बच्चे को एक ही जगह प्रॉब्लम है। तो आपको जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है, अब मार्क करके रखो कि यार यहां ना मैं लिमिट भूल रहा हूं, यहां ना मैं कंफ्यूज हुआ था, अब मैं फिगर आउट कर लिया, लेकिन एग्जाम में मैं इसको दोबारा देख के जाऊंगा। अब मैं बात करूं 4 की, सेक्शन नंबर 4 की, क्या है 4 में? पर्टिकुलर्स ऑफ मेमोरेंडम, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी याद आएगा। सेक्शन नंबर 5 के अंदर कोई काम नहीं है, सिर्फ सबसेक्शन 3, 4, 5 इंट्रेंचमेंट क्लॉज बताता है, वो इंट्रेंचमेंट क्लॉज पढ़ लिया, उसके अलावा सेक्शन 5 में कोई काम नहीं है। 6 छोटा सा सेक्शन है। 7 इनकॉर्पोरेशन के प्रोसीजर में आज तक क्वेश्चन नहीं आया, आ भी गया तो एक बार आप ऊपर ऊपर स्टेप देख के जाओगे तो भी लिख सकते हो। अब जो 8 है, सेक्शन नंबर 8, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, बराबर है। इस पे कितने मसाले बन सकते हैं आप मुझे बताओ? 3 मसाले बन सकते हैं मोटा मोटा इसमें। एक बोल देगा ये डिविडेंड बांटना चाह रही है, बांट सकती कि नहीं बांट सकती है। फिर बोलेगा इसने कंडीशन का रिवोकेशन किया, तो कंडीशन का रिवोकेशन किया है, अगर कंडीशन का अगर रिवोकेशन किया है तो ये बताया जा रहा है उस पे, एक सेकेंड। तो एक तो डिविडेंड, डिविडेंड के अलावा एक आता है कि भाई कंपनी ने रिवोक किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवोक किया कंपनी का लाइसेंस। क्यों? क्योंकि वो उन कंडीशन का कॉन्ट्रावेंशन कर रही है जिसके बेसिस में उसको लाइसेंस दिया गया। तो जैसे ही आपका रिवोकेशन होता है ना, तो आपको ऐसा होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देख के 2-3 चीज हो सकती है। कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है, अमलगमेशन हो सकता है उस कंपनी के साथ जिस कंपनी का सिमिलर ऑब्जेक्ट है। अब मान लो आप एक सेक्शन 8 कंपनी थे स्पोर्ट्स वाले, अब आप स्पोर्ट्स वाले हो तो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंदर आपका अमलगमेशन नहीं हो सकता। आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा घुमा के कि ना ये कॉन्ट्रावेंशन कर रही थी, स्पोर्ट्स कंपनी थी, हमने इसका लाइसेंस रिवोक किया, लाइसेंस रिवोक किया तो अब हम इनको अमलगमेशन करवा रहे हैं किसके साथ? रिलीजियस इंस्टीट्यूट के साथ, बराबर है क्या? तो इस प्रकार की चीजें आपको ये पूछ सकता है घुमाने के लिए। तो एक डिविडेंड वाला पॉइंट हो गया, एक लाइसेंस को रिवोक करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस का पॉइंट हो गया, और ज्यादा से ज्यादा एक ये हो सकता है जब मान लो आप इसका वाइंडिंग अप करते हो और सरप्लस बचता है, तो ये सरप्लस या तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के फंड में आप क्रेडिट कर दोगे, या तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के अंदर एक फंड बना होता है वहां डालोगे। तो ये 3 ही पॉइंट है घुमाने के लिए, इसके अलावा और कुछ घुमाने के लिए नहीं है। क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है।
और हद से ज्यादा अगर क्वेश्चन घुमाने के लिए आएगा तो बोलेगा कि भाई वो जो फर्म होता है ना, फर्म क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकता है सेक्शन 8 कंपनी का? हाँ। अब ये 4 पॉइंट के अलावा इसमें अनेक पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगा, आरओसी फिर रजिस्टर करेगा, सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन रहेंगे सेक्शन 8 कंपनी को, और अगर उसको एमओए और आर्टिकल को अल्टर करना है तो सीजी की अप्रूवल लगेगी। अगर कोई ऐसी कंपनी जो सेक्शन 8 नहीं है लेकिन कन्वर्ट होना चाहती तो कन्वर्ट हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहीं कुछ मसाला नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें। एक बार ऊपर ऊपर से देख के भी निकल गए तो भी याद रहेगा। पॉइंट ये कि उनमें से क्वेश्चन बनने के बहुत लीस्ट चांसेस है। क्वेश्चन बनेंगे इन ट्रिकी पॉइंट्स में, ऐसे कॉम्प्लेक्स वाले पॉइंट में। तो ऐसे 8 हुआ। 9 कुछ काम का नहीं, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, रजिस्टर होने के बाद कॉमन सील रहेगी, कैपेसिटी टू स्यू और बी स्यू रहेगा। अब 12 के अंदर इतनी सारी फालतू बातें हैं कि कंपनी का मैंडेटरी रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, आईएनसी 22 में आप वेरिफिकेशन करोगे, कंपनी के दरवाजे के बाहर पेंट करके आप लगाओगे कंपनी का नाम, एड्रेस। इसमें मजेदार एक ही बात है 12(5) के अंदर, जहां पे बोल रहा है कि आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से वो सेम स्टेट में चेंज कर रहे हो लेकिन जुरिस्डिक्शन बदल रहा है, आरओसी का जुरिस्डिक्शन बदल रहा है। बराबर है। तो मेन बात उसमें क्या है, सेक्शन नंबर 12 में 5, 6 और 7, बाकी तो आपको बाय डिफॉल्ट याद रहेगी अगर आपने कंसेप्ट सही से समझा कि हाँ यार इनकॉर्पोरेशन से मेरे को 30 डेज के अंदर आईएनसी 22 देना है। तो सेलेक्टिवली आप पढ़ो कि यार मेरे को पता तो सब कुछ है लेकिन इन इन पॉइंट में ना ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन 90% ऑफ द केस उनसे ही बनने वाले हैं जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। जो स्ट्रेट फुद्दू कंसेप्ट है कि आपको ये पूछेगा बताइए कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से कितने समय में आईएनसी 22 फाइल करना होता है, या बताइए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है तो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए कितने दिन में और कौन सा फॉर्म देना पड़ेगा आरओसी को। नहीं, वो तो स्ट्रेट बात है, उसमें कॉम्प्लेक्स किधर है, उसमें ट्रिक किधर है? कुछ नहीं है ट्रिक वहां पे, वो आराम से चलते रहेगा, उसमें क्वेश्चन भी नहीं आने वाला और वो आपको बाय डिफॉल्ट ख्याल भी रहेगा। अगर आपने एक बार उसको ढंग से पढ़ा है क्लास में और आपने एग्जाम के पहले ऐसे 2-3 बार रिवाइज करके रखा है तो होगा। लेकिन आपको सेलेक्टिव ऐसे स्मार्ट अप्रोच, एक्सपर्टाइज कुछ सेक्शन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंट टाइम्स ऑफ क्वेश्चन उस पर बनेगा जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है। ठीक है सर, समझा। अब जो सेक्शन नंबर 13 है, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, क्या है इसमें? एसआर पास करना है, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल कुछ केस में लगेगी, अगर आपको नाम चेंज करना है तो एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट कर रहे हो तो सीजी की अप्रूवल नहीं है, नाम छेड़ रहे हो तो सीजी की अप्रूवल है, और उसके बाद चेंज करने के बाद आरओसी को बताओगे, आरओसी आपको नया सर्टिफिकेट देगा। इसमें भी मेन बात किधर आती है, जब आप कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो स्टेट के बाहर या ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, और ऑब्जेक्ट चेंज करने में क्या होता है, जैसे कि भाई पब्लिक कंपनी है, बराबर है क्या, पब्लिक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है और उससे कुछ पैसे लिए, पैसे अभी अनयूटिलाइज्ड है और अब अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रखा हुआ और अब आप ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो भाई एसआर भी लगेगा और न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन भी लगेगा। तो जहां जहां पे भी थोड़े से ना ट्रिकी कंसेप्ट है, टेक्निकलिटी है, उनको पकड़ो। अब ये सेक्शन 15, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, इस पे कोई दम ही नहीं है। जो दम अब आएगा सेक्शन नंबर 20 के सब सेक्शन 2 में आएगा कि मेंबर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरे को फलाना डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर मोड में देना, नहीं दिया तो क्या होगा। 21 में भी कोई दम नहीं है, जो दम है 22 में एग्जीक्यूशन ऑफ डीड के अंदर। तो आप समझो, मैंने आपको बुलसाई प्रो के अंदर ना जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है अलग से हाईलाइट करके दे दिए, साथ साथ में उनमें कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी दे दिए, बराबर है क्या। तो जहां जहां पे भी 90% ऑफ द केस में जहां से क्वेश्चन बनता है उनको पकड़ो और बाकी सबको सूंघ के भी रखोगे ना तो याद रहेगा। लेकिन इन सारे सेक्शन को जो इंपॉर्टेंट है उसको जी के रखो। डिफरेंस बिटवीन जीना एंड सूंघना, सूंघना इट्स ऊपर ऊपर, हाँ देख लिए, अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि उसमें है ही क्या, टेक्निकल कंसेप्ट आप भूल सकते हो, समझ पा रहे हो क्या। तो उनको जी के जाओ, उनको फील करके जाओ, उनके क्वेश्चन लगा के जाओ, तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में वो कंसेप्ट रजिस्टर रहेंगे कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, इसमें ऐसा प्रोविजन आएगा। तो मैंने इसी अप्रोच से सारी जगह आपको यही दिया कि भैया चैप्टर नंबर 2 है तो इसमें इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। अब देखो चैप्टर नंबर 3 जो है, इसमें कितने सेक्शन है आप खुद ही बताओ मेरे को। इसमें एक तो सेक्शन नंबर 23 है जो बताता है कि पब्लिक कंपनी 3 प्रकार से पैसे रेस कर सकती है, एक तो पब्लिक के पास जाके, एक प्राइवेट प्लेसमेंट और एक राइट इश्यू और बोनस इश्यू। प्राइवेट 2 ही से कर सकती है। अब ये सेक्शन 23 का कोई मतलब है मेरे को बताओ, क्या है इसमें? ये पूछेगा आपको कि पब्लिक कंपनी कितने प्रकार के तरीके से रेस कर सकती है पैसे, कहां, कुछ काम का नहीं है ये, समझो इस बात को। तो सेक्शन 23 का कोई काम ही नहीं है। जो इसमें बार बार पूछ रहा है, मिस स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है 34, 35 में, प्राइवेट प्लेसमेंट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
अब इसमें भी तुम ये देखो कि ना 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट में बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन अपने को क्या पढ़ना, वो घुमाता है उसमें कि मैक्सिमम कितने लोगों को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। तो वैसे तो 50 है, लेकिन प्रिस्क्राइब करके 200 किया। अब वो 200 की भी लिमिट इंडिविजुअल सिक्योरिटी की लिमिट है, वहां घुमा सकता है। पिछला अगर आपका प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप नया नहीं ला सकते, वहां घुमा सकता है। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, वहां घुमा सकता है। बता देगा प्राइवेट प्लेसमेंट करके ना कैश में पैसा ले लिए, जबकि कैश में नहीं लेना है, बैंकिंग चैनल से ले लेना है। तो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वहां पे घुमाएगा जहां पे ट्रिक पॉइंट है। अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है 15 दिन के अंदर, इसमें क्या घुमाएगा, क्या घुमाएगा उस पर। हाँ, आपको ये बोल सकता है कि भले चलो प्राइवेट प्लेसमेंट करने का सोच रही कंपनी, आप प्रोसीजर बताओ, तो पूरा लिखना पड़ सकता है। लेकिन बहुत कम भी क्या बोलूं, आज तक मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा जहां पे बोल रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, प्रोविजन बताओ और पूरा लिखते बैठ रहे हो। किसी एक आधी पॉइंट में जो कॉम्प्लेक्स है ना घूमने वाला, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने अगर प्राइवेट प्लेसमेंट को 42 को पूरा एक बार पढ़ लिया, पूरी थीम दिमाग में क्रिएट हो गई है, अब आप स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ो कि हाँ भैया बैंकिंग चैनल से ही पैसा आना चाहिए, बराबर है क्या। और 200 की लिमिट में इंडिविजुअल सिक्योरिटी, उसमें क्यूआईबी को नहीं गिनना है और उसमें तुम्हारे एम्प्लॉय को नहीं गिनना जिनको हमने इस में स्पेसिफिक पॉइंट। और वो हर स्पेसिफिक पॉइंट में मैंने तुमको क्वेश्चन डाल के दिया, इसमें वो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा कवर होने वाला है। सो ये सेक्शन जो हर जगह मैंने 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार रखे ना, इन पे फोकस रखो, इस पे एक्सपर्टाइज रखो और पढ़ो सब कुछ। कि मान लो इन सेक्शन में से नहीं आता, 10 में से 2 बार अगर मान लो इधर उधर के क्वेश्चन आ गए, तो एटलीस्ट हम देखे होंगे, सुने होंगे कि हाँ ये तो मैं रिवीजन में किया था, ऑटोमेटिकली बनेगा। वो इतना टेक्निकल भी नहीं कि आप उसको उतनी मेहनत करो, इनपुट डालो, रट के बैठो, वो बाय डिफॉल्ट याद आएगा अगर आपने पूरा पढ़ा है तो। मैं रिपीट करता हूं, आपको पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इन सारे सेक्शंस में आपका एक्सपर्टाइज होना चाहिए कि यहां से कुछ भी टेक्निकल आए मेरे को बनना चाहिए। सेम अगर मैं जाऊं सेक्शन चैप्टर नंबर 4 पे, तो ये देखो है अब बायबैक है। अब बायबैक में कहां घुमाएगा आपको, क्या पूछ देगा पूरा बायबैक बताओ, लिमिट्स में घुमाता है आपको कि बताओ कंपनी ना बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके 25% का बायबैक कर रही है। आपको पता होना चाहिए बोर्ड रेजोल्यूशन से 10% ही होता है, 25% करना है तो एसआर लगेगा। आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, बराबर है। डेट इक्विटी रेशियो 2 ट्वाइस होना चाहिए, 2:1। पिछला आपने बायबैक किया था, वहां से अगले 1 साल तक आप बायबैक नहीं कर सकते। आपका बायबैक जो इस काइंड ऑफ सिक्योरिटी का हुआ है, सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी अगले 6 महीने में आप इशू नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। कन्वर्जन कर रहे हो आप शेयर्स का वारंट का, तो कर सकते हो। तो स्पेसिफिक पॉइंट्स, और वो सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने कवर किए, पूरे वैसी टाइप के क्वेश्चन डाले हुए जहां जहां टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 42 में भी 68 में भी आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, पॉइंट जहां जहां घुमा सकता है। अब डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होगा, क्या घुमाएगा इसमें। आर्टिकल में परमिशन होनी चाहिए, क्या घुमाएगा इसमें, क्या घुमाएगा। आपको फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना है 7 दिन के, इसमें क्या घुमाएगा। घुमाएगा ऐसे कि बायबैक कंपनी ने किया था पिछली साल और उसके विद इन 6 महीने में फिर से बायबैक की एक डेट दे देगा, अब बायबैक कर रही, बताओ कंप्लायंस है कि नहीं। तो आपकी बत्ती जलनी चाहिए, अरे पिछला बायबैक को 1 साल हुआ ही नहीं है, कर ही नहीं सकता बायबैक, ऐसा। तो जहां भी मसाला बन रहा है ना, जहां ट्रिक बन रहा है, वहां घुसना है और टेंशन नहीं लेना है। जितनी मसाले वाली जगह है, जितनी ट्रिक वाली जगह है और जितनी एडिशनल ट्रिक बन सकती है अभी तक जो इंस्टीट्यूट ने बनाई नहीं है, वो सब मैंने बुलसाई प्रो में डाल के रखा है, उनके ही इनिशियल है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रही है कि आपका इन सेक्शन में क्या होना चाहिए, फोकस। पढ़ना आपको सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ। अब देखो जैसे इसमें सेक्शन नंबर 49 है, यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल करना है। एक बार पढ़ लिया तो याद रहेगा, यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल करना है करके, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ सेक्शन तो शुरू होते ही खत्म है, उसको तो ध्यान भी नहीं देना एग्जाम में। तो बात यह कि आपको इन सेक्शन में एक्सपर्टाइज चाहिए, तो मैं हर सेक्शन को मैंने हाईलाइट करके यहां पे रखा है। अब जैसे चैप्टर नंबर 5 है, कुल इसमें 5 सेक्शन है, 75 आपको है ही नहीं इसके अंदर। 76 एक पेनाल्टी वाला सेक्शन है, आज तक उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। जो क्वेश्चन मेन पूछता है वो रूल से पूछता है कि कौन कौन सी अमाउंट डिपॉजिट की डेफिनेशन से बाहर है। तो ये उसके सारे मेजर सेक्शन है, इसको पढ़ लिए, लिमिट्स ध्यान रख लिए, कहां कहां टेक्निकल पॉइंट है उसको पढ़ लिए, जहां बार बार भूल रहे हो उसको आप क्या कर लिए, मार्क कर लिए, ताकि इसको आप एग्जाम में अलग से पहले देख के जाओ कि यार ये मैं लिमिट भूल रहा हूं, ये टेक्निकलिटी मुझे कंफ्यूज कर रही, तो मुझे कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे मैं इसमें आपको क्वेश्चन बताता हूं, चैप्टर नंबर 5 जो है इसमें बोला है कि भाई 5 भी नहीं, 4 के अंदर मैं आपको बताता हूं। 4 के अंदर ये जो स्वेट इक्विटी शेयर वाला है ना, अब आपको पता होगा स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की लिमिट है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल या 5 करोड़, दोनों में से जो भी ज्यादा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर की लिमिट।
पूरी लाइफ टाइम की लिमिट 25% है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की, लेकिन यही अगर स्टार्टअप कंपनी है तो इसको 50% की लिमिट है पूरे के पूरे लाइफ टाइम में। बराबर है कि अगर स्टार्टअप है तो अब स्टार्टअप कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही बन सकती है। इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दिया, कंपनी का नाम लिख दिया लिमिटेड, बताया पब्लिक कंपनी है और बता दिया कि पब्लिक कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है और वो इतना इतना स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है। बच्चा तो घूम जाएगा, बोलेगा हाँ यार लिमिटेड भी बोला, सॉरी मतलब कंपनी भी बोला और स्टार्टअप भी बताया। अब मॉड्यूल में कहीं पे भी स्टार्टअप कंपनी का डेफिनेशन नहीं दिया। ये तो हमने रिसर्च किया हुआ इसलिए हमको पता है कि एक पब्लिक कंपनी कभी भी स्टार्टअप नहीं बन सकती। तो बच्चा देखेगा एक यार स्टार्टअप भी बोल रहा और मैंने पढ़ा था स्टार्टअप के लिए 50% है तो घूमेगा ही घूमेगा। लेकिन इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे बच्चों का ख्याल रखा। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इस क्वेश्चन के दो आंसर दिए। एक हम जैसे लोगों के लिए जिनको पता है कि एक पब्लिक कंपनी कभी स्टार्टअप हो ही नहीं सकती, प्राइवेट ही होगी, तो सीधा बोल दिया कि भैया ये स्टार्टअप हो ही नहीं सकती है, पब्लिक है तो इसको 50% वाली लिमिट नहीं लगेगी। एक वो बच्चे जिनको ये पता है कि हाँ भाई स्टार्टअप को 50% और उन्हें पब्लिक कंपनी को भी स्टार्टअप मान लिया। इंस्टीट्यूट ने बोला चलो तुम भी सही हो क्योंकि हमने स्टार्टअप लिखा था, और तुम भी सही हो जिनको एग्जैक्टली ये पता है कि पब्लिक कंपनी कभी स्टार्टअप नहीं होगी। तो ऐसे छोटी छोटी जगह में आपको घुमाने की वो कोशिश करते हैं, समझना। अब जैसे ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 बोलता है कि तुम डिपॉजिट ले रहे हो अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हो ना तो तुमको मैंडेटरी चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा टेंजिबल एसेट में, टेंजिबल एसेट में। अब मान लो आपको दे दिया कि ना कंपनी ने डिपॉजिट लिया और चार्ज क्रिएट कर दिया गुडविल में, ट्रेडमार्क में, सॉफ्टवेयर में। आपका ध्यान शायद जाए भी ना, रे यार मैंने तो टेंजिबल पढ़ा था, ये सॉफ्टवेयर गुडविल और ट्रेडमार्क तो टेंजिबल नहीं है तो इनटेंजिबल है। ये टेक्निकल प्रोविजन है कि ये पकड़ना है कि नहीं इसमें तो चार्ज क्रिएट हो ही नहीं सकता, कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने में। सो दीज आर द टेक्निकल, जहां जहां मसाला है, आई रिपीट, जहां जहां मसाला है, जहां जहां ट्रिक क्वेश्चन है उधर फोकस करो, जहां कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है वहां फोकस करो। इंस्टीट्यूट 90% ऑफ द केस क्वेश्चन आपका वहीं से बना के देने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैंने हर टेक्निकल कंसेप्ट का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। अब जैसे चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, क्या पढ़ना है इसमें आपको बताऊं, एक बार मैं बता देता हूं। 77 के ऊपर दबा के क्वेश्चन पूछता है हर बार। अब 78 में है क्या कि चार्ज होल्डर खुद भी कर सकता है अप्लाई। 79 में क्या है, मॉडिफिकेशन को भी रजिस्टर कराना है। 80 में क्या है, डीम्ड नोटिस। तो मजेदार वाले पॉइंट कौन से हो गए, एक 77, एक हो गया आपका 82 की आपको सेटिस्फेक्शन भी इन्फॉर्म करना है, एक हो गया 83 आरओसी के पावर बिना इंटीमेशन के भी रजिस्टर कर सकता है। 77, 82, 83 और 87 जब सीजी के पास आप जाते हो डीले के कॉन्डोन के लिए। इनके अलावा है क्या, ये पढ़ लियो तो आजू बाजू की चीज अपने आप कवर होती है। डिविडेंड में गिनती के 4 सेक्शन है, सारी चीज बता दी है। सेम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 में आप जाओगे तो भर भर के क्वेश्चन आपको 141 में मिलेगा, 139, 140, 141, ये इनके फेवरेट क्वेश्चन है। फिर ये आते हैं 4 स्टार में, ये आते हैं 3rd स्टार में। इसको कर लिए तो 90% चांसेस है इसमें ही क्वेश्चन बनता है 139, 140, 141 में। 141 में डिस्क्वालिफिकेशन में तो दबा के क्वेश्चन है, ऐसा हुआ तो डिस्क्वालीफाई है कि नहीं है, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सारा चीज मैंने ना निकाल के दे दिया, कितने स्टार और क्या और कितने पॉइंट में टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, सारा कुछ बुलसाई प्रो में। तो अगेन आई रिपीट कि भाइयों और बहनों आपको एक्सपर्टाइज रखनी है सारे टेक्निकल प्रोविजंस में जो मैंने निकाल के एक्सट्रैक्ट करके दे दिए। एंड यू मस्ट हैव अ जैक ऑफ ऑल, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, एक बार सबको देख भी लिया ना तो जहां कोई टेक्निकल कंसेप्ट नहीं तो वैसे भी पता है यार उसमें, वो तो अपने आप याद आने वाला है। तो इनको ज्यादा फोकस करना है। अभी जब आप एग्जाम में पढ़ रहे हो, मान लो आपके 2 रिवीजन हो गए, आप तीसरा रिवीजन का सोच रहे हो, आप ऐसे सेलेक्टिव स्टडी करो क्योंकि बाकी तो आपका हो रखा है, आप ऐसे सेलेक्टिव स्टडी करके लोगे। और एग्जाम के एक दिन पहले ये सेलेक्टिव तो आपको देखना ही देखना है। इन सेलेक्टिव के अलावा इन सेलेक्टिव में आप कहां कहां घूम रहे हो उसको स्टार मार्क कर रहे हो ना, वो करके लो, बराबर है क्या। अब इसके बाद आता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो आपने पता है जितने लोगों ने भी बुलसाई प्रो में एनरोल किया, मैं उनको 20 प्रीमियम क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस देने वाला हूं, आपको आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा, बराबर है क्या। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी। अब बात आती है सर अदर लॉ का क्या, तो अदर लॉ में जनरल क्लॉजेस एक्ट और अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये जो दो हैं इनके मैंने क्वेश्चन निकाल के रखे। ये सारी पीडीएफ में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां पे आपको ये सारा इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको सारा मिल जाएगा। अदर लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और नेगो के अंदर ना बार बार अलग अलग क्वेश्चन है सेम उस पे, तो उसमें मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट देना नहीं चाहता आपको। मैं जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नीचे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको मिल जाएगी सारी चीजें। अब बात आती है सर ये तो हो गया, अभी पढ़ना कैसे और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना कैसे है।
राइटिंग प्रैक्टिस की भी आपकी बात हो गई है। तो बस आपको अब ख्याल रखना है कि अभी आप जिस भी पोजीशन में हो, जो भी आपने पढ़ रखा है, आपका अप्रोच ऐसा हो जाना चाहिए यार, एक्सपर्टाइज, प्रॉपर जो जो टेक्निकल टॉपिक है ना, वहां पे मेरी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। दूसरा, वन डे बिफोर एग्जाम में मेरे को यही सेलेक्टिव टॉपिक और जहां जहां मैं बोल रहा हूं वो, और राइटिंग प्रैक्टिस का आपका खासा ध्यान होना चाहिए। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं आती है तो भले आपने कितनी एक्सपर्टाइज रखी हो, कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी। और राइटिंग प्रैक्टिस में 20 प्रीमियम क्वेश्चंस की आपको देने वाला हूं, आज से ही वो शुरू हो जाएगा। आप रोज एक 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 एक, एक प्यार से देख लेंगे, बढ़ा बढ़ा के स्पीड में, तो आराम से सारी चीजें हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। आपके इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज CS अर्जुन छाबड़ा साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन, बाय बाय।